लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई थी, इसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ और इसको आपने आप जो है वो अच्छे से देखना है। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसका फंक्शन क्या है कि ये पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम ए वो मॉलिक्यूल है जिसने आगे टीसीएस साइकिल में जाना है। इट मींस के पायरोवेट ने अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना है तो टीसीएस साइकिल में जाने से पहले उसे अपने आप को किसमें कन्वर्ट करवाना है, एसिटाइल कोएंजाइम में। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पीडीएच कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम को अगर आप अभी देखें और अभी आप जैसे यहाँ पे पायरोवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए को देखते हैं, इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये मल्टीपल कोएंजाइम्स को यूज करता है। लाइक इसमें 5 हमने देखे थे कोफैक्टर्स हैं, जिसमें एक आपके पास NAD+ है जो कि सोलुबल कोफैक्टर है, 3 कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसकी 3 डिफरेंट डोमेन्स के साथ बाइंड करते हैं। हमने ये कहा था कि पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक अकेला एंजाइम नहीं है, बल्कि इसमें 3 डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 एंजाइम्स की एक्टिविटीज हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसमें 3 एक्टिविटीज हैं, E1, E2 एंड E3। ये एक्टिविटीज क्या हैं इनको थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स काम क्या करता है, पायरोवेट को एज अ सबस्ट्रेट लेता है और इसका एक दूसरा जो को सबस्ट्रेट है, दिस इज कोएंजाइम ए। इस कोएंजाइम ए का भी अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी। इस कोएंजाइम ए के अंदर जो रिएक्टिव ग्रुप है जिसने इसके साथ रिएक्ट करना है, दिस इज थायोल ग्रुप। इससे पहले आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री 1 में पढ़ा था कि थायोल ग्रुप सम अमीनो एसिड्स में भी प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोएंजाइम ए के अंदर भी जो रिएक्टिव ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, थायोल ग्रुप। सो आपके पास एक तरफ सबस्ट्रेट है पायरोवेट, दूसरी तरफ सबस्ट्रेट है कोएंजाइम ए। पायरोवेट में आपके पास ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, यहां से ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और पीछे बचने वाला जो आपके पास ग्रुप है, लाइक ये मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा ना, इस कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो यहाँ से ब्रेक होने वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब किसके साथ बनेगा, कोएंजाइम ए में प्रेजेंट SH ग्रुप अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और सल्फर के थ्रू इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इट मींस कि आपका ये जो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप है, ये किसके साथ अटैच हो गया, कोएंजाइम ए के साथ। सो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने पहले आपका जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरोवेट, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है। पहला इवेंट क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन कराने के बाद जो बाकी आपके पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, जिस फ्रेगमेंट को आप क्या कह रहे हो, एसिटाइल ग्रुप, इस एसिटाइल ग्रुप को किसके साथ अटैच करवा देना है, कोएंजाइम ए के साथ। तो आपके पास फाइनली पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, अपनी डी कार्बोक्सिलेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसिटाइल ग्रुप है और कोएंजाइम ए में जो थायोल ग्रुप था, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद सल्फर ने इस एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहां से हमें इस एंजाइम के केमिकल रिएक्शन का पता चला। अब हम थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इस एंजाइम को जो 5 कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें से एक कोफैक्टर एज अ को सबस्ट्रेट वर्क कर रहा है। कोएंजाइम ए एज अ को सबस्ट्रेट वर्क कर रहा है ना, यानी ये एक सबस्ट्रेट को दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और आपके पास प्रोडक्ट में ये कोएंजाइम ए इसके साथ अटैच है। बाकी जो आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर्स हैं, उसमें से एक कोफैक्टर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान अपनी ऑक्सीडाइज से कौन सी फॉर्म में चला जाता है, रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ना, और डीहाइड्रोजिनेजेस हमने पढ़े थे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सो आपके पास यहाँ पे कोएंजाइम ए से निकलने वाला जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद अनदर हाइड्रोजन ऑफ द एंजाइम इस NAD+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADH में। यानी आपके पास यहाँ पे एक तरफ डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है और दूसरी तरफ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन,
ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन? अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, इस प्रोडक्ट को मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक्चुअली दिस इज अ थायोईस्टर। ये चीज मैंने आपको कही थी ना कि ये जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसे हम समटाइम्स कहते हैं कि इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, इसका ये कौन सा बॉन्ड है? थायोईस्टर बॉन्ड है। सो हम लोग पहले ईस्टर बॉन्ड को देख लेते हैं कि ईस्टर बॉन्ड किसे कहते हैं, और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि थायोईस्टर बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम वन बाय वन इन कोफैक्टर्स को देखेंगे, और कोफैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम इस एंजाइम के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो पहले केमिकल रिएक्शन आपने देख लिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन से कोफैक्टर के लिए कौन सा एंजाइम आपको विटामिन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब नॉर्मल आप लोगों को पता है कि ईस्टर बॉन्ड, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यानी लिपिड्स की, आपने जब बायोकेमिस्ट्री 1 में पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि जब आपका लिपिड और फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करती है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने इसको एज एन एग्जांपल लिया ताकि हम देख सकें कि ईस्टर और थायोईस्टर में डिफरेंस क्या है। ईस्टर बॉन्ड की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो आपके पास ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द सेकंड फंक्शनल ग्रुप, और इनके दरमियान जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो आपके पास ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली निकल जाएगा, और इस तरह से आपके पास जो है जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे? ईस्टर बॉन्ड। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बता देती हूँ कि दिस इज द ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो ईस्टर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपका जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम, मैं इस कार्बन एटम की बात कर रही हूँ, एक्टिव कार्बन एटम, एक तरफ ये ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है विद द डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, दिस कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द एन अदर कार्बन एटम वाया सिंगल बॉन्ड एंड विद एन अदर ऑक्सीजन एटम वाया सिंगल बॉन्ड। यानी आप जितने भी ईस्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे उसमें आप ये केमिस्ट्री ऑब्जर्व करेंगे कि ईस्टर बॉन्ड में आपके पास एक सेंट्रल कार्बन एटम होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू अटैच है, उसके एक साइड पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और दूसरी साइड पे अगेन एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें उसने कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। सो ये आपके पास तीनों बॉन्ड्स ईस्टर बॉन्ड्स हैं। अब ईस्टर और थायोईस्टर में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का ये जो बॉन्ड है ये थायोईस्टर बॉन्ड है। इसमें भी आपके पास ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है इट इज लिंक्ड विद द ऑक्सीजन वाया डबल बॉन्ड, ईस्टर में भी ऐसा ही था। दिस कार्बन एटम इज लिंक्ड विद अनदर कार्बन एटम वाया सिंगल बॉन्ड, ईस्टर में भी हमने ये चीज देखी थी। लेकिन जो आपका नेक्स्ट बॉन्ड है जो कि ईस्टर बॉन्ड के केस में आपका ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे उस ऑक्सीजन को किसने रिप्लेस कर दिया? थायोल ग्रुप ने, सल्फर ने रिप्लेस कर दिया। सो इस तरह के बॉन्ड को आप कहेंगे कि दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईस्टर लिंकेज जो कि थायोल ग्रुप की पार्टिसिपेशन की वजह से बन रहा है, इसलिए ये कौन सा ईस्टर होगा? थायोईस्टर। यानी आपका ये वाला जो बॉन्ड है अगर इसमें यहाँ ऑक्सीजन की जगह आप सल्फर लगा दो तो ये स्पेसिफिक लिंकेज कौन सा होगा? थायोईस्टर लिंकेज। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है एक्चुअली ये एक थायोईस्टर है। और आपने ये चीज माइंड में रखनी है, इसे कहीं नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जितने जो थायोईस्टर्स हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, स्लाइड्स में चैप्टर्स को अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी थी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डेल्टा जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से भी ज्यादा होती है। जिसमें आपने फॉस्फोइनोल पायरोवेट को पढ़ा था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को पढ़ा था। सिमिलरली जो ईस्टर्स हैं, थायोईस्टर्स खास तौर पे, इनकी भी डेल्टा जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से क्या होती है? ज्यादा होती है। सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ साथ थायोईस्टर्स आर आल्सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल और इनकी फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से क्या होगी? ज्यादा होगी। पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स से बनने वाले थायोईस्टर को तो हमने देख लिया।
अब हम ये देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स को जो कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से कोएंजाइम्स हैं और उनमें कौन कौन सा एक्टिव पोर्शन है जो कि इसके मैकेनिज्म में यूज होता है। सो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इन कोफैक्टर्स के नेम्स बता देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किन कोफैक्टर्स को इन डिटेल स्टडी करना है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स की जो 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, ये भी मैं अभी बताऊंगी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए आपको एक तरफ NAD+ रिक्वायर्ड है, एक तरफ आपको FAD रिक्वायर्ड है, लिपोएट होना चाहिए, PPP होना चाहिए और कोएंजाइम A होना चाहिए। NAD और FAD के बारे में आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इनमें कौन सा पोर्शन है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है या हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है। अब हमने जो चीज डिस्कस करनी है, हमने उन कोफैक्टर्स को देखना है जिनको इससे पहले हमने स्टडी नहीं किया, और ये देखना है कि उनमें कौन सा एक्टिव पोर्शन है जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो इन 5 जो आपके पास कोफैक्टर्स हैं, इसमें से 4 कोफैक्टर्स को बनाने के लिए आपको विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। यू आर डिपेंडेंट, आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं विटामिन्स के ऊपर, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि इनको मिलेंगे तो उसके बाद ही इनकी प्रोडक्शन होगी। जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं NAD+ की, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास विटामिन नियासिन रिक्वायर्ड है, FAD को बनाने के लिए हमारे पास राइबोफ्लेविन रिक्वायर्ड है, लिपोइड विटामिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके लिए आपको थायामिन रिक्वायर्ड है, और कोएंजाइम A के स्ट्रक्चर में पेंटोथेनिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इन सब अगर विटामिन्स को आप देखें तो ये बी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे आप लोग अगर थायामीन को देखते हैं तो दिस इज B1, राइबोफ्लेविन इज B2, नियासिन इज B3 एंड पेंटोथेनिक एसिड इज B5। यानी आपकी जो बी कॉम्प्लेक्स फैमिली है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बिकॉज अगर ये एंजाइम्स ये विटामिन्स नहीं होंगे तो कोफैक्टर्स नहीं बनेंगे, और अगर कोफैक्टर्स नहीं बनेंगे तो एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अब FAD और NAD का स्ट्रक्चर तो हम देख चुके हैं, बाकी जो 3 कोफैक्टर्स हैं इनमें कौन से ग्रुप्स हैं जो कि वर्क करते हैं कैटालिटिक मैकेनिज्म में, ये कैसे वर्क करते हैं इस चीज को देख लेते हैं। सो आप लोग जब इन कोफैक्टर्स को देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर की इतनी डिटेल में आपने नहीं जाना, लेकिन आपने उनके एक्टिव ग्रुप्स को जरूर देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो फंक्शन में रोल प्ले कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट लेते हैं विद द कोएंजाइम A। कोएंजाइम A का अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोएंजाइम A के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसे कोएंजाइम A इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ऐसा कोएंजाइम है जिसमें एडेनिन प्रेजेंट होता है, एडेनिन कंटेनिंग कोएंजाइम। ठीक है, और SH इसके साथ इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इसका जो एक्टिव ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, थायोल ग्रुप है। सो इसको कोएंजाइम SH इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इसमें जो फंक्शन परफॉर्म करने वाला ग्रुप है वो थायोल ग्रुप है। सो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इस चीज को मैं थोड़ा स्लाइड से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए। So you can see, yes, ये कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर है, और इसको मैं थोड़ा यहीं से एलैबोरेट कर देती हूँ। कोएंजाइम A के स्ट्रक्चर में आपके पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास प्रेजेंट है 3-फॉस्फो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स याद हो तो हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में आपके पास 5 कार्बन राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जिसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एडेनिन प्रेजेंट होती है, और 5th कार्बन के ऊपर आपके पास क्या चीज प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये आपका एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आपके पास 3-फॉस्फो एडिनोसिन है, तो इट मींस कि फॉस्फेट ग्रुप आपके पास सिर्फ 5 पोजीशन पे ही अटैच नहीं होंगे, बल्कि 5 पोजीशन के साथ साथ जो 3rd पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उस पे भी आपके पास क्या चीज प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगी। सो यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर कि इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका ये वाला पोर्शन जो है ये 3-फॉस्फो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है।
which means that you have a 5 कार्बन राइबोस जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे एडेनिन है, सेकंड पोजीशन पे कोई चीज अटैच नहीं है, ये सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है जो कि हमें नेम से भी पता चल रहा है कि थर्ड पोजीशन पे होगी, एंड देन डाइफॉस्फेट व्हिच मींस कि नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स होते हैं ना, ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कोएंजाइम में आपके पास कितने फॉस्फेट्स अटैच है 5 पोजीशन पे, 2 फॉस्फेट्स, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा 3 फॉस्फो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक कंपोनेंट। अब इस 3 फॉस्फो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के बिल्कुल आगे पेंटोथेनिक एसिड है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो कि विटामिन B5 ने प्रोवाइड करना है, यानी इसके बिल्कुल आगे आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होगा, आगे पेंटोथेनिक एसिड, और इस पेंटोथेनिक एसिड में आप फर्दर ऑब्जर्व करें कि इस एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो अटैच है वाया अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विद इथाइल अमाइड। इथाइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 2। ये आपके पास इथाइल अमाइन ग्रुप होगा ना, लेकिन यहाँ पे आपका जो इथाइल ग्रुप है इसके साथ एक तरफ थायोल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है दिस इज बीटा मार्केप्टो इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन ये पोर्शन है, इथाइल ग्रुप साथ अमाइनो ग्रुप, और थायोल ग्रुप को यहाँ पे बीटा मार्केप्टो से इसलिए रिप्लेस किया गया है बिकॉज बीटा मार्केप्टो एक ऐसा केमिकल है जो कि थायोल ग्रुप को टारगेट करता है, ठीक है। सो दिस इज बीटा मार्केप्टो इथाइल अमाइन। सो कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर में आपके पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आपके पास 3 फॉस्फोएडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सेकंड कंपोनेंट इज पेंटोथेनिक एसिड, यहां से हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चर में विटामिन B5 की क्या इंपॉर्टेंस है, और थर्ड में आपके पास कंपोनेंट है बीटा मार्केप्टो इथाइल अमाइन, और ये वो एक्टिव बॉन्ड है, ये वो एक्टिव ग्रुप है थायोल ग्रुप जिसने केमिकल रिएक्शन में क्या होना है, यूज होना है। सो बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप इसलिए उसे कोएंजाइम ए लिखते हो बिकॉज वो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो SH है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से ये थायोल ग्रुप एक्टिव ग्रुप है जिसने केमिकल रिएक्शन में यूज होना है। सो कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्लियर है।